नमस्कार, 9 की 9 खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। सबसे पहले बात करेंगे मुंगेर की खबर की। मुंगेर से एक वीडियो सामने आया है जिसमें सड़क निर्माण में गुणवत्ता को लेकर दावे की पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है। जहां रात में बनी सड़क सुबह हाथ से उखड़ गई। ग्रामीण कार्य विभाग 2 खड़गपुर तारापुर डिवीजन की ओर से तेलडिया डी पंचायत में पहाड़पुर से लोहची तक 90 लाख की लागत से सड़क निर्माण कराया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि रात में सड़क बनी और सुबह हाथ से हटाने पर पूरी तरह से उखड़ गई। ग्रामीणों ने सड़क निर्माण में शुरू से ही अनियमितता का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने इसकी उच्च स्तरीय की जांच की मांग की। वहीं मामला को तूल पकड़ता देख मौके पर पहुंचे सहायक अभियंता को भी लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। सहायक अभियंता ने ठेकेदार की पेमेंट रोकने के साथ ही दोबारा सड़क निर्माण का भरोसा दिया है। कोई जीएसबी नहीं दिया गया है, सिर्फ मिट्टी पर जो है, सिर्फ मिट्टी पर जो है ये जो है तेल और पानी का मिश्रण मार दिया गया है, सिर्फ काला कर दिया गया है। और ये देखा जाए जो है रात में काम किया गया है पहाड़पुर खेमा के पास, ठीक है, बीच सड़क का। देखिए कितना खराब बनाया गया है इसको। इसमें कहीं अलकतरा का निशान ही नहीं है और हाफ इंची भी अलकतरा नहीं दिया गया है इसमें। सिर्फ छर्री बिछा दिया गया है और ना ही रोड अपने लेवल में आया है। कुछ नहीं है, हाथ से ही सड़क उखड़ जाता है। देखिए ये क्या है, कुछ भी नहीं है। खुलेआम डाका डाला जा रहा है जिसका हम कड़ा विरोध करते हैं। कोई भी जीएसबी तो नहीं आप ये वीडियो देख रहे हैं, देखिए किस तरीके से जो ग्रामीण वहां पर रहते हैं उन्होंने ये वीडियो बनाया है और इस वीडियो में उस सड़क की सच्चाई को दिखा रहे हैं, जिसमें वो बता रहे हैं कि यहाँ पर मिट्टी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ काले रंग से पुताई कर दी गई है। यहाँ पर कुछ भी नहीं डाला गया है। रात में ये सड़क बनाई गई थी और आपको जानकर हैरानी होगी 90 लाख रुपए की लागत से इस सड़क का निर्माण किया गया है। और देखिए किस तरीके से रात में सड़क बनी और सुबह जब लोग वहां पहुंचे, लोगों ने वहां पर अगर थोड़ा सा हटाने की कोशिश की तो देखिए किस तरीके से वहां पर एक गड्ढा सा बन गया है और उसके अंदर जो मिट्टी थी वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। यहां पर जो लोग हैं वो इसमें अनियमितता का आरोप लगा रहे हैं। अब आप बताइए किसके अनुमति से? कोई बात नहीं, बताइए, आप अपना इन्फॉर्मेशन दीजिए। आप विभागीय बिना अनुमति के काम कर दिए हैं रात में। ये इनको जितना इसमें हम लोग किसी तरह का पेमेंट इनको करने जा रहे हैं नहीं, दोबारा हम लोग काम करवाएंगे इस पे। लोची पहाड़पुर मुख्य मार्ग है ना? जी 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 जी। कोई भी जीएसबी नहीं दिया गया है, सिर्फ मिट्टी पर जो है, इधर दिखाइए, सिर्फ मिट्टी पर जो है। और ऐसे में कई सारे सवाल हैं जो उठ रहे हैं। न्यूज़ 18 भी सवाल पूछता है। सवाल ये है कि कैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी 90 लाख की सड़क। सवाल तो ये भी बनता है, क्या सड़क निर्माण की राशि में लूट खसोट हो रही है? क्या ठेकेदार पर विभाग के अफसर मेहरबान हैं? तभी तो रात में सड़क बनाई गई और सुबह वो सड़क उखड़ती हुई दिखाई दे रही है। बढ़ते आगे और खबर मुजफ्फरपुर से है। मुजफ्फरपुर में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के कोर्ट ने तत्कालीन एसडीओ पूर्वी सुनील कुमार, टाउन डीएसपी आशीष आनंद और टाउन थानेदार केपी सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। मामला जुलाई 2017 का है। इसे लेकर सिविल कोर्ट के स्टाफ सैयद इकबाल अली ने परिवाद दायर कराया था, जिसमें कहा गया था कि कमरा मोहल्ला इलाके में मौलाना काजिम शबीब अपने समर्थकों के साथ वक्फ की जमीन को लेकर दुकानों को बंद करने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने उन्हें ऐसा करने से रोका था। साथ ही पुलिस पर मौलाना, उनकी पत्नी, बच्चों और समर्थकों सहित उनके परिवार के सदस्यों की पिटाई का भी आरोप लगाया गया था। सैयद इकबाल अली की ओर से नगर थाने में सूचना देने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी, जिसके बाद सीजेएम कोर्ट में परिवाद दायर किया गया। 2017 से अभी तक आरोपी न्यायालय में पेश नहीं हुए थे, जिसके बाद कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। मामला ऐसा है कि एक कंप्लेंट केस सैयद इकबाल अली द्वारा फाइल किया गया था, जो दी देन डीएसपी आशीष आनंद, सुनील कुमार एसडीओ पूर्वी
और विदेन थाना अध्यक्ष केपी सिंह कमलेश्वर प्रसाद सिंह के अगेंस्ट था। और उस घटना में विदेन लर्नेड सीजीएम साहब ने 323, 324, 354 आईपीसी के अंतर्गत कॉग्निजेंस लिया था। वो कॉग्निजेंस 8/5/19 को ली गई थी। तीनों अभियुक्त को इस बात की पूरी जानकारी थी कि उनके अगेंस्ट कॉग्निजेंस लिया गया है। न्यायालय उनकी उपस्थिति के लिए सम्मन जारी कर चुका है, बावजूद उसके वो उपस्थित नहीं हो रहे थे। ऑन लास्ट डेट लर्नेड कोर्ट ने, लर्नेड चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने 19/11/22 को इन तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध बेलेबल वारंट इशू किया था। गोपालगंज में राष्ट्रीय पक्षी मोर के 5 शव मिले हैं। घटना भोरे थाना के इमिलिया गांव की है, जहां स्याही नदी के जंगल से 5 मोर के शव बरामद किए गए। बरामद शवों से मोर पंख नोचे गए हैं। राष्ट्रीय पक्षी मोर को शिकार बनाने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं घटना के बाद ग्रामीणों ने पूरे मामले की जानकारी वन विभाग और स्थानीय पुलिस को दी। डीएम ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। और बिहार में आज से जातिगत जनगणना शुरू हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि पूरी तैयारी के साथ कास्ट सेंसस की व्यवस्था की गई है। पूरी ट्रेनिंग के बाद आज से कर्मचारी घर घर जाकर जातिगत तौर पर जनगणना की शुरुआत करेंगे। देश में कास्ट सेंसस की उठी मांग पर केंद्र के इनकार करने के बाद बिहार सरकार खुद के खर्चे पर जाति आधारित जनगणना करवा रही है, जिसकी शुरुआत आज से हो रही है। आज से पूरे बिहार में जातीय जनगणना की शुरुआत हो रही है। ये जातीय जनगणना बिहार में 2 चरणों में पूर्ण होगा। आज से पहले चरण की शुरुआत हो रही है, जो 21 जनवरी तक चलेगा, जबकि दूसरे चरण की जो जातीय जनगणना है वो 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक चलेगा। आपको बता दूं कि इस जातीय जनगणना में लगभग 2 लाख कर्मी जो हैं वो काम पे लगाए गए हैं, जो बिहार के 14 करोड़ लोगों के जातियों की गणना करेंगे। इसमें माना जा रहा है कि लगभग 500 करोड़ रुपए जो है उसका खर्च आएगा। जातीय जनगणना जो हो रही है, इस जातीय जनगणना में जिसकी शुरुआत आज से हो रही है, इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो सबसे पहले चरण में जो मतदान कर्मी जो आएंगे, जो कर्मी हैं जनगणना करने वाले, वो मकानों का नंबरीकरण करेंगे। सबसे पहले वो आएंगे जिस पर रजिस्टर पर लिखा होगा जातीय जनगणना 2022, और उनके साथ उनका पहचान पत्र भी होगा। पहचान पत्र के देखने के साथ ही उसको सारी जानकारियां लोगों को देनी चाहिए। आने के बाद सबसे पहले घरों में जाकर ये जानकारी लेंगे कि इस मकान में कोई रहता है या नहीं रहता है। उसके बाद उस मकान के बाहर लाल रंग से घेरे में मकान का नंबरीकरण किया जाएगा, मकान का नंबर दिया जाएगा। आपको बता दें कि जो पूरी प्रक्रिया दी गई है उसके मुताबिक 700 की जो जनसंख्या है उसे एक वार्ड के रूप में रखा गया है, एक इकाई माना गया है। अगर 700 जनसंख्या के ज्यादा अगर उस वार्ड में जनसंख्या है तो उसको 2 इकाई माना जाएगा। एक इकाई यानी एक व्यक्ति को जनगणना जो करना है एक वार्ड की, वो आने के बाद मकान का नंबरीकरण करेंगे। उसमें मकान जो मालिक हैं उनका नाम, उनका जो आवासीय पता है वो लिखा जाएगा। और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस पूरे वार्ड का नजरी नक्शा जो है वो हाथ से बनाया जाएगा। मतलब कि उस वार्ड में कहाँ पे पोस्ट ऑफिस है, कहाँ पे आवासीय विद्यालय है, कहाँ पे सामुदायिक भवन है, कहाँ पे तालाब, नदी या पहाड़ पठार है, उसे भी दिखाया जाएगा। उस नक्शा में ये भी बताया जाएगा कि कहाँ पे नाला और कहाँ पे कुआं है। ये सारी बातों की जो जानकारी है वो उस नक्शे में देना होगा। दूसरे चरण का जब जातीय जनगणना होगी उसमें जाति पूछी जाएगी और उसके बाद उसमें स्किल्ड भी पूछा जाएगा। तो आज से जो शुरुआत हो रही है जातीय जनगणना, उसमें मकानों का नंबरीकरण कह लें, उसका नजरी नक्शा कह लें, ये तैयार होगा, जिसकी कह सकते हैं कि एक बड़े संख्या में लगभग 2 लाख कर्मी जो हैं इसमें लगाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस पूरे जातीय जनगणना में जो आंकड़े आएंगे उससे न सिर्फ जाति बल्कि कई रूपों में इन आंकड़ों का इस्तेमाल होगा। जल जीवन हरियाली हो, होल्डिंग टैक्स हो,
तमाम चीजों की जानकारी जो है और विकास के जो नए पैमाने तय होंगे, विकास के लेकर के जो नई योजनाएं बनेंगी, उसमें इन आंकड़ों का समावेश किया जाएगा। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। बीजेपी की ओर से झारखंड में मिशन 2024 की शुरुआत हो चुकी है। आज अमित शाह चाईबासा में रैली करेंगे, जहां अमित शाह के दौरे को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था है। वहीं बीजेपी के कार्यकर्ता काफी उत्साहित दिख रहे हैं। कल रात अमित शाह रांची पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों से उनका जोरदार स्वागत किया। फिलहाल अमित शाह रांची के एक होटल में रुके हैं। 10 बजे वे चाईबासा के लिए रवाना होंगे। रांची में सुबह की कार्यकर्ताओं के जुटान शुरू हो चुके हैं और क्या चल रहा है अभी रांची में बता रहे हैं हमारे सहयोगी अविनाश कुमार। देश के गृह मंत्री अमित शाह झारखंड से आज मिशन 2024 का आगाज करेंगे। चाईबासा के टाटा कॉलेज मैदान में सभा का आयोजन किया गया है और इस वक्त मेरे ठीक पीछे जो होटल आप देख रहे हैं, रांची का रेडिशन ब्लू, इसी होटल में अमित शाह ठहरे हैं। रात करीब 9:50 के लगभग वो यहां पहुंचे थे। रात के वक्त बीजेपी के चुनिंदा नेताओं से, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष से लेकर दूसरे नेताओं की बात करें, उनके साथ एक छोटी सी बैठक हुई। देर रात पहुंचने की वजह से जो यहां लंबी बैठक होने की जो संभावना जताई जा रही थी वो नहीं हो सकी। आज जो जानकारी मिल रही है, आज सुबह करीब 10 बजे वो यहां से रांची एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे और फिर रांची एयरपोर्ट से वो चाईबासा जाएंगे। चाईबासा का ये दौरा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अगर आप लोकसभा चुनाव के लिहाज से अगर आप देखें तो झारखंड की 14 में से जो 2 सीटें हैं, चाईबासा और राजमहल, ये सीट बीजेपी पिछली बार नहीं जीत पाई थी। इसलिए जब शुरुआत झारखंड से हो रही है तो चाईबासा को चुना गया है और चाईबासा को लेकर एक खास रणनीति भी बनाई जा रही है। कहा जा रहा है कि सभा से ठीक पहले जो बीजेपी के नेता हैं, उनके साथ जो चुनिंदा नेता हैं, लोकसभा को लेकर एक कोर कमेटी बनाई गई है। उस कोर कमेटी के साथ बैठक होगी और लोकसभा चुनाव की एक रणनीति बनाई जाएगी कि कैसे चाईबासा लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी को काम करना है, कैसे अपने जनाधार को मजबूत करना है, कैसे उसे वोट में तब्दील करना है। क्योंकि अगर आप कोल्हान की बात करेंगे तब आपको यह भी देखना होगा कि जो कोल्हान की 14 सीटें हैं, 14 में से एक भी सीट इस वक्त बीजेपी के खाते में नहीं है। मतलब जो विधानसभा की सीटों की मैं बात कर रहा हूं। इसलिए सबसे पहले ये जरूरी होगा कि विधानसभावार जो बीजेपी नेताओं को एक जिम्मेदारी दी गई है कि कैसे वहां बीजेपी को मजबूत बनाना है, क्योंकि चाईबासा में बीजेपी को ऐसा लगता है कि संभावना है। अगर आप देखें यहाँ सामने तस्वीरों में कि जो सुरक्षा में लगे हुए जवान हैं वो तैयारी भी कर रहे हैं। मैंने कहा कि समय हालांकि 10 बजे का है, 10 बजे के करीब ही यहाँ से अमित शाह निकलेंगे एयरपोर्ट के लिए। समय के बहुत ही पाबंद रहते हैं और ये कोशिश होती है कि जहां भी कार्यक्रम तय किए जाते हैं वहां समय पर पहुंचना। तो आज झारखंड की धरती से, चाईबासा से मिशन 2024 का आगाज होगा और ये देखना होगा कि अमित शाह सभा के दौरान अपने कार्यकर्ताओं को क्या गुरु मंत्र देते हैं और मिशन 2024 को लेकर चाईबासा के लिए खासकर अगर हम बात करें तो क्या रणनीति बनती है। कैमरा पर्सन संजीव के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 रांची। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के चाईबासा दौरे को लेकर झारखंड का राजनीतिक तापमान बढ़ गया है। बीजेपी जहां इस दौरे को गेम चेंजर बता रही है, तो वहीं झारखंड की सत्ताधारी पार्टियां जेएमएम और कांग्रेस के नेता मानते हैं कि उनके दौरे से राज्य की सियासत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आने दीजिए उनको, क्योंकि दिसंबर में जब अब वो आए थे चक्रधरपुर में तो पूरे भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया था उस पूरे प्रमंडल से। इसलिए हमको लगता है कि दोबारा वो आना चाह रहे तो आने दीजिए उनको, स्वागत है। देखिए कोई भी कहीं वो नजर नहीं आएंगे, सीट अपना ताकते रहे, लेकिन झारखंड में खाता नहीं खुले। कोई फर्क नहीं पड़ता अमित शाह जी के दौरे से,
क्योंकि राज्य की जनता एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी को नकार चुकी है और राज्य की जनता में यही खूबी है कि एक बार जिसको नकार देती है उसको फिर स्वीकार नहीं करती है। तो भारतीय जनता पार्टी को अब इस राज्य में स्वीकार करने नहीं जा रही है राज्य की जनता। भागलपुर का कतरनी चूड़ा अपने स्वाद और सुगंध के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। यही वजह है कि भारत के महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत देश के कई गणमान्य लोगों को हर वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर बिहार सरकार की ओर से इसे सौगात के रूप में भेजा जाता है। कल विक्रमशिला एक्सप्रेस से जिला कृषि विभाग के आत्मा निदेशक प्रभात कुमार की अगुवाई में 3 क्विंटल कतरनी चूड़ा बिहार भवन भेजा गया। आज चूड़ा बिहार भवन पहुंचेगा, जिसके बाद वहां से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को चूड़ा भेजा जाएगा। भागलपुर का जो कतरनी चूड़ा है वो जीआई प्रोडक्ट है यहाँ का, और इसको 3 क्विंटल चूड़ा बिहार भवन भेजा गया है, जो लेकर के हम लोग जा रहे हैं। तो बिहार भवन में कल वहाँ पहुँच जाएगा। और इसकी खासियत है कतरनी चूड़ा की कि इसकी जो सुगंध है, इसका जो स्वाद है वो अपने आप में एक अनूठा है। और ये अभी खास तौर से चूड़ा का जो महत्व है वो मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। हिंदुस्तान में हर जगह भिन्न भिन्न क्षेत्रों में मनाया जाता है, तो इसकी अपनी एक विशेषता है। इसके कारण से इसकी मांग देश और विदेश में भी अब होने लगी। मकर संक्रांति से पहले रेलवे ने बिहार के लोगों को बड़ी सौगात दी है। बिहार से चलने वाली ट्रेनों में अब खाने और नाश्ते में बिहार के व्यंजन जैसे लिट्टी चोखा, दही चूड़ा, मखाना, खीर परोसे जाएंगे। इन्हें रेलवे ने अपने मेन्यू में शामिल कर लिया है। मध्य पूर्व रेलवे ने बिहारी खाने की शान दही चूड़ा, लिट्टी चोखा, घुगनी, मखाना को अपने मेन्यू में शामिल कर इसे पूरे देश में फैलाने का बीड़ा उठाया है। मखाने की खीर में शुगर फ्री का भी विकल्प यात्रियों को दिया जाएगा। रेलवे की पहल से लोग काफी खुश हैं। खुशी की बात है कि रेलवे द्वारा जो ये मतलब कि निर्णय लिया गया है, ये हमारे मतलब दुकान से लेके और हमारे क्षेत्र का मर्यादा का मतलब कि और मतलब बहुत अच्छा जो है कि है। रेलवे ने जो बिहारी व्यंजनों को अपने रेलवे कैटरिंग में IRCTC ने जो भोजन में उसे समाहित किया है वो बहुत ही सराहनीय कार्य है। और खासकर मेरे मनेर के लड्डू को, जो विश्वविख्यात है नुक्ती के लड्डू के नाम से, उसे जो स्थान दिया गया है, उससे ज़्यादा खुशी की बात हम मनेर वासियों के लिए, हम बिहार वासियों के लिए कुछ नहीं हो सकता है। ये तो बहुत खुशी की बात है कि रेलवे के द्वारा ऐसा सोच आया कि जिससे हर यात्रियों को मतलब विश्व प्रसिद्ध कहिए जो लड्डू है वो सबको मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये तो बिहार के लिए गौरव की बात है, और ख़ास तौर पे मनेर का, जो यहाँ से लड्डू का इजाद हुआ है, तो हम लोग के लिए, चाहे हमारे मनेर वासियों के लिए बहुत गर्व की बात है। बड़ा क्लियर मकसद है कि आप जानते हैं कि एक रेल एक ऐसा माध्यम है जो किसी भी चीज़, किसी भी संदेश हो, चाहे वो व्यंजन की बात हो, अगर इसको आम लोगों तक, अधिक से अधिक लोगों तक अगर पहुंचाना चाहते हो, जरिया है। आप जैसे आप दाल मखनी की बात करते हैं तो पंजाब का नाम आपको आ जाएगा, या और भी बहुत सारे जो पॉपुलर डिशेज हैं आप जानते हैं कि पूरे इंडिया में उपलब्ध है। लेकिन बिहार के जो डिशेज हैं, बिहार के जो रीजनल क्विजीन है, अभी उसको उतना प्रमोशन नहीं मिला है। अब लिट्टी चोखा को, और इसलिए हमने पहली कड़ी में लिट्टी चोखा और दही चूड़ा जो ब्रेकफास्ट में काफ़ी पॉपुलर है, इसको हम चाहते हैं कि रेल के माध्यम से अधिक लोग जाने। देश का विशाल रिवर क्रूज गंगा विलास बक्सर का रामरेखा घाट पहुंच चुका है। 80 सैलानियों को लेकर ये विशाल रिवर क्रूज डिब्रूगढ़ से चलकर बनारस तक की यात्रा कर रहा है और आज बक्सर के रामरेखा घाट पर ये रिवर क्रूज पहुंचा है। सभी सैलानी बक्सर में भगवान राम से जुड़ी उन तमाम धार्मिक स्थलों का भ्रमण करेंगे। जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता पुष्पराज ने। देश का विशाल रिवर क्रूज बक्सर के रामरेखा घाट पहुंचा है। बक्सर के रामरेखा घाट पर यह विशाल क्रूज लगा हुआ है। इस पे 80 सैलानी मौजूद हैं जो बक्सर के विभिन्न धार्मिक स्थलों
का वो भ्रमण करेंगे, जहां भगवान राम त्रेता युग में आए थे। और आपको बता दें कि जो ये बड़ा क्रूज है पानी के रास्ते गंगा नदी के रास्ते होते हुए आज बक्सर के रामरेखा घाट पहुंचा है। और त्रेता युग में भगवान राम जब बक्सर आए थे उन स्थलों का जो सैलानी है आज वो भ्रमण करेंगे, उन तमाम स्थलों पर सैलानी जाएंगे। बक्सर जिला प्रशासन सभी सैलानियों के स्वागत के लिए बक्सर के रामरेखा घाट पहुंचा हुआ है। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। और अब बात करेंगे ठंड की। ठंड का सितम जारी है। तेज हवा और कनकनी के कारण जनजीवन प्रभावित है। बिहार के 30 जिलों में कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है, जबकि राजधानी पटना सहित 10 ऐसे जिले हैं जहां सीवियर कोल्ड डे की स्थिति है। तेज रफ्तार से चल रही ठंडी हवाओं के साथ कुहासे के कारण मुसीबत ज्यादा बढ़ गई। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता रवि एस नारायण। पूरे बिहार में शीतलहरी की स्थिति है और कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आपको बता दें कि बिहार के लगभग 30 जिलों में कोल्ड डे की स्थिति है, जबकि 10 ऐसे जिले हैं जहां पे सीवियर कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है। जो राजधानी पटना है, राजधानी पटना के साथ साथ आपको बता दें कि शेखपुरा, वारसलीगंज, बांका, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, सुपौल ऐसे जिले हैं जहां पे सीवियर कोल्ड डे की स्थिति है। और वहां पे जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य से 60 डिग्री नीचे जा चुका है। पटना की अगर बात करें तो यहाँ पे जो तापमान है वो 60 डिग्री के नीचे है और कुहासा जो है वो पूरा चारों तरफ छाया हुआ है। कुहासे के कारण जो है वो आप देख सकते हैं कि गाड़ियां जो हैं वो लाइट जलाकर चल रही है। और ये स्थिति जो बनी है वो कहा जा रहा है कि उत्तरी भारत से, पहाड़ों से जो बर्फीली हवाएं चल रही हैं, उन ठंडी हवाओं का असर है कि लगातार ठंड का जो प्रकोप है वो बढ़ रहा है। पूरे दिन जो है वो सूरज दिखाई नहीं पड़ रहा है, बादल की स्थिति बनी हुई है और ठंड जो है वो अपना कहर बरपा रही है। हवा की जो रफ्तार है वो लगातार उसमें वृद्धि देखी गई है। 2 से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की जो रफ्तार है वो पिछले 2 दिनों में बढ़ी है और इसी का नतीजा है कि ठंड जो है और कनकनाहट ज्यादा बढ़ी है। यहाँ पे जो स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं पटना की, यहाँ पे कुहासा के कारण जो विजिबिलिटी है वो लगभग 200 मीटर है और यहाँ पे ठंड ने पूरे पटना को जकड़ रखा है। लगातार मौसम विभाग अलर्ट जारी कर रहा है, चूंकि पटना सहित 10 जिलों में सीवियर कोल्ड डे की स्थिति है, इसलिए मुसीबत बढ़ सकती है। लोगों से लगातार हिदायत दी जा रही है कि वो सावधान रहें, गर्म कपड़े जो हैं वो पहन करके रखें। तो ये हालात जो है वो पूरे बिहार के हैं। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 2 से 3 दिन जो है वो ऐसे ही कड़ाके की ठंड पड़ती रहेगी और कुहासा बना रहेगा। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।